नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार वर्मा। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, आज हम लोग की दूसरी कक्षा है। पहली क्लास में हम लोग हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया, जिसमें हम लोग लगभग 130 क्वेश्चन हल किए थे। आज की क्लास दोस्तों फर्स्ट यूनिट से ही संबंधित हिंदी भाषा और विकास में एक टॉपिक है हिंदी का भाषिक स्वरूप, उसको हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम लोग इसमें हिंदी की ध्वनि व्यवस्था, ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और फिर इससे संबंधित और भी सारी चीज़ें, जिसमें हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और फिर बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और फिर कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण, इन बिंदुओं से संबंधित हम लोग आज की कक्षा में प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज भी हम लोग लगभग 100+ क्वेश्चन देखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला, किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, स्वनिम। स्वनिम किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में हिंदी की स्वनिम व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ। ये किसी ध्वनि की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, यह कथन किसका है। दोस्तों ये कथन है डेनियर जोन्स का। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, डेनियर जोन्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, खंड ध्वनियाँ है। तो खंड ध्वनियाँ है स्वर तथा व्यंजन दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगला हम लोग देखेंगे, किसके आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रा के आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है। तो सुर के आधार पर ध्वनि को उच्च या निम्न किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिसित अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यदि उपयुक्त संगम या संहिता ना हो। उपयुक्त संगम या संहिता ना हो तो अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य स्वर का उदाहरण है। तो मध्य स्वर का उदाहरण है जिसमें ऑप्शन दिए है ई, ए, आ। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, उ, ओ, औ उदाहरण है, कौन से स्वर के उदाहरण है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्च स्वर के उदाहरण है उ, ओ, औ। उसके बाद निम्न में से अर्ध समृद्ध स्वर है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए, ओ, ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध का स्वर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। तो इसमें से आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही। ये सभी हो जाएंगे जिसमें आ, ई, छोटी, बड़ी, ए और आया, ये सभी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर अल्प प्राण व महाप्राण होते हैं, घोष व घोष होते हैं, वर्तुल या अर्ध वर्तुल होते हैं, समृद्ध या विवृत होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, घोष व घोष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दंतोष्ठ वर्ण है य, र, ल, व।
तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ला। ये दोस्तों स्टोन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों जो दोनों होठों को स्पर्श करते हैं वो द्वयोष्ठ कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ढा डा ढ़ और ड़ा व्यंजन, ठ ढ और ड़ व्यंजन है। तो इसमें दिया है कि ये कौन व्यंजन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ट वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन है ये। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं। तो क वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएंगे कंठ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले देखेंगे, निम्न में से काकल्य व्यंजन है। तो निम्न में से काकल्य व्यंजन है दोस्तों हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें या स ट ये नहीं होते हैं, काकल्य व्यंजन हाँ होता है। अगला देखेंगे, च वर्ग के सभी वर्गों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है क्योंकि। आगे वाक्य को पूरा करना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 18 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, यह व्यंजन प्रकम्पित वर्ण है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा र है जो व्यंजन प्रकम्पित वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ल पार्श्विक व्यंजन है क्योंकि दोस्तों इस वाक्य को पूरा करना है। क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा दोस्तों, ल पार्श्विक व्यंजन है क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उचित व्यंजन कौन से है। तो उचित व्यंजन में दोस्तों इसमें हो जाएगा ड और ढ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उचित व्यंजन। अगला देखेंगे, नासिक व्यंजन कहा जाता है। तो नासिक व्यंजन दोस्तों पंचमाक्षरों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, पंचमाक्षरों को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन कहलाते हैं। तो किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं दोस्तों। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें 23 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाप्राण व्यंजन है। तो दोस्तों महाप्राण व्यंजन वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। अगला देख लेंगे, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से घोष वर्ग है। तो घोष वर्ग में दोस्तों आ जाएंगे आपके ढा द ब य र व ह। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, घोष वर्ग में ढा ड ब य र व ह आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों, निम्न में कौन सा तथ्य असत्य है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन है कि हिंदी में संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 है, प्रत्याभरण शब्द से प्रति उपसर्ग लगा है, तद्भव उपसर्गों का विकास संस्कृत अव्यय से हुआ है, और ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल शब्द से तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों यही ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल शब्द से तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में अव उपसर्ग वाले सभी शब्द हैं। तो अव उपसर्ग वाले शब्दों में दोस्तों हो जाएंगे इसमें अवस्था, अवतल और अवनति। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, अनमोल 19 अवसर शब्दों में उपसर्गिक भेद है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तद्भव उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनमोल 19 और अवसर शब्दों में उपसर्गिक भेद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नामुमकिन खुशबू बनाम शब्दों में कौन से विदेशज उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें दोस्तों हुआ है फारसी के उपसर्ग का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, अगला है निम्न शब्दों में से किसमें आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बोझा और घेरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आ शब्द आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
गाड़ी, घाटी, चोरी शब्दों में किस प्रकार के प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों उन्वाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्वाचक तद्धित प्रत्यय। समास का कार्य है दोस्तों, तो समास का कार्य है उपसर्गों और प्रत्ययों को अलग करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। शब्दों का संक्षेपण करना, शब्दों का पल्लवन करना और शब्दों के वर्गों के मेल करना, ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस समास का केवल प्रथम पद प्रधान होता है? तो दोस्तों अव्ययी भाव का केवल प्रथम पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। निम्न में से कौन सा समास कारक से जुड़ा है? सॉरी दोस्तों, फिर से देखते हैं। निम्न में से कौन सा समास कारक से जुड़ा समास है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका तत्पुरुष समास। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अगला देखेंगे, निम्न में कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा सुरकृत, रसभरी और ईश्वर प्रदत्त। तो ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, जलज अंडज में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। जलज अंडज में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं? तारे व ग्रहों के नाम, महीनों व दिनों के नाम, तिथियों व नदियों के नाम, वृक्षों व पहाड़ों के नाम। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा तिथियों व नदियों के नाम स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदा बहुवचन शब्द है। सदा बहुवचन शब्द है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा प्राण और हस्ताक्षर, ये जो दोनों शब्द है ये सदा बहुवचन शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग या पृथक होने का भाव निम्न में से किस की विशेषता है? तो दोस्तों अपदान कारक जो है, अलग या पृथक होने का भाव निम्न में से किसकी विशेषता है? तो अपदान कारक की है, ये विशेषता अपदान कारक की है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिकरण कारण को असंतुष्ट करता है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका, यह अपराधी इस टनल के अंदर बैठा है। वो अपराधी इस टनल के अंदर बैठा है, तो ये जो ऑप्शन है उदाहरण अधिकरण कारण को संतुष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें दोस्तों, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, तो इसमें से हो जाएगा आपका, आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसमें ऑप्शन 4 दिया है, जो, सो, आप, तुम, स्वयं, खुद, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है, कोई और कुछ। तो यही सही हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कोई और कुछ, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखेंगे, ऐसी घटाएं तो मैंने कभी नहीं देखी, किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों ये ऐसी घटाएं तो मैंने ऐसी घटाएं तो मैंने कभी नहीं देखी, किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों इसमें, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तैरना भी एक कला है, इस वाक्य में तैरना है, हो जाएगा दोस्तों इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्रिया, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों, तैरना भी एक कला है। अगला देखेंगे, आश्रित उपन्यास होता है। तो दोस्तों आश्रित उपन्यास होता है मिश्र वाक्य में, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य में आश्रित वाक्य होता है। अगला देखेंगे, आश्रित वाक्य होता है, ये तो देख लिया हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये है इच्छावाचक वाक्य, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, खंडेतर ध्वनियों के निम्नलिखित रूप होते हैं। इसमें अब कूट वाला दोस्तों आ गया, तो इसमें दोस्तों
हम लोग देखेंगे इसमें मात्रा, बालाघात, स्वर, व्यंजन, सुर और अनुनासिकता संगम। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मात्रा, बालाघात, स्वर, व्यंजन, अनुनासिकता संगम, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वरों के उच्चारण के संदर्भ में ओष्ठों की स्थिति में प्रमुख कारण होते हैं। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका अवृतमुखी और वृतमुखी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, उच्चारण प्रत्यय के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण की विशेषताएं हैं। उच्चारण के प्रत्यय के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण की विशेषताएं हैं और ये भी कुट वाला दोस्तों है। तो इसमें आपका हो जाएगा च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन और पंचमाक्षर नासिक और यारा लवा संघर्षी व्यंजन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, एक बार अच्छे से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए उच्चारण प्रत्यय वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, जो 49 नंबर क्वेश्चन है इसमें गलत लग गया है ऑप्शन, इसको हम लोग सुधारेंगे। इसमें हो जाएगा आपका स्पर्श ध्वनियों के उच्चारण में वाई को विमुख मुख विवर में ही कहीं रोका जाता है और फिर हो जाएगा चच्छा जा स्पर्श संघर्षी व्यंजन और ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, पंचमाक्षर नासिक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो दोस्तों हम लोग इसको सही कर लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 50। थोड़ी देर हो जानी चाहिए दोस्तों, पर गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें से दोस्तों हम लोग देखेंगे, इसमें से मूर्धन्य वाला जो है च, छ, ज, झ, ये ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श संघर्षी और प्रकम्पित के आधार पर वर्णों का सही अनुक्रम है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका थ, छ, व, र। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, थ, छ, व, र और थ, छ और स, र। अगला देखेंगे दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, श्वास के आधार पर ध्वनि की विशेषता है। तो श्वास के आधार पर ध्वनि की विशेषता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, श्वास के आधार पर ध्वनि के 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 3 वर्ग के प्रथम व तृतीय वर्ग अल्पप्राण और दूसरे व चौथे महाप्राण होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। और क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब अल्पप्राण तथा ख, घ, छ, झ और ढ, ड़, थ, ध, फ और भा महाप्राण के उदाहरण है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न घोष वर्ण है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका ग और घ हो जाएगा और ज्ञ और या और ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, 53 का ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपसर्गों की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों उपसर्गों की विशेषताएं हमें हम लोग देख लेंगे। इसमें उपसर्ग शब्द से पहले जोड़ते हैं और फिर उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशज। और इसमें एक और 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, 54 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, आई, ई या वट प्रत्ययों के क्रम के आधार पर उनके उदाहरणों का सही अनुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों पिटाई, बिटिया और सजावट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है दोस्तों इस क्वेश्चन को।
इसमें है एक तरफ उदाहरण है और एक तरफ समास है, तो इसको दोस्तों हम लोग को सुमेलित करना है। तो पहले का देशभक्ति का हो जाएगा तत्पुरुष समास है ये। पंकज का दोस्तों ये बहुब्रीहि समास है। और सी को देखेंगे दोस्तों, तो सी में हो जाएगा आपका नीलाकाश का हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और प्रतिदिन आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। तो इसका हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। ये भी सुमेलित करने वाला है दोस्तों। एक तरफ उच्चारण स्थान है और दूसरी तरफ वर्ण है। तो इसमें दोस्तों दिया है कि ओष्ठ, कंठ, वर्त्स्य और मूर्धन्य। तो दोस्तों इस लोग को हम इसमें सुमेलित करना है हम लोगों को। तो इसका हम लोग देखेंगे। ओष्ठ का दोस्तों हो जाएगा प, फ, ब और भ। कंठ का दोस्तों हो जाएगा क, ख, ग, घ। और वर्त्स्य का हो जाएगा दोस्तों न, ल, र, स। और मूर्धन्य का दोस्तों हो जाएगा ड, ढ, ड और ड। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों। 57 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों को तर्क वाला, स्थापना और तर्क वाला। इसको दोस्तों हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें दोस्तों जो ऑप्शन है इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें दिया है कि 58 से 70 प्रश्न तक निम्नलिखित स्थापना व तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन में दोस्तों एक बार हम लोग ऑप्शन अच्छे से देख लेंगे। जो विकल्प नंबर ए है उसमें ए और आर दोनों सही है। सेकेंड विकल्प जो है ऑप्शन नंबर बी, उसमें ए सही है और आर गलत है। और फिर जो सी ऑप्शन है इसमें ए गलत है, आर सही है। और फिर अगला में ऑप्शन नंबर डी में ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का नीचे ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन के सामने ए, बी, सी, डी ऐसे ऑप्शन देंगे, लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया है नदी, रोटी, दर्जी, बोली आदि शब्द स्त्रीलिंग है। और फिर उसके आगे दिया है तर्क में इसके क्योंकि इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा नदी, रोटी, दर्जी, बोली आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। और फिर क्योंकि इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, ये ऑप्शन सही है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है और आर सही है। तो दोस्तों हम लोग इसके सामने लिख देंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे दोस्तों। बुराई, ममता, दीनता, दूध, सोना, जल आदि शब्द एक वचन में है और तर्क दिया है क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं व द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचनीय होती है। तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी सही है और आर भी सही है। अगला देखेंगे दोस्तों। मक्खन दूध से निकलता है, स्थापना दिया है, वाक्य में अपदान कारक है। तर्क में दे रहा है दोस्तों अपदान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप होता है जिसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो दोस्तों इसमें भी ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अगला देखेंगे दोस्तों स्थापना, क्वेश्चन नंबर 61। दोस्तों इसमें दिया है कि दल, सेना, टुकड़ी, ढेर, गुच्छा आदि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तर्क दे रहा है क्योंकि इन संज्ञा शब्दों में एक ही जाति वस्तुओं के समूह का बोध होता है। दोस्तों इसका स्थापना जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ये तो गलत है, पर आर जो तर्क दिया है वो सही है। तो इस अनुसार हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, 61 का सी। तो अगला देखते हैं दोस्तों स्थापना। इसमें दिया है स्थापना में ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत में जिसकी तथा उसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। और तर्क दे रहा है दोस्तों क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो इस अनुसार हम लोग का हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें दोस्तों हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें दिया है स्थापना, वह महिला सुंदर है, वाक्य में विधेय विशेषण है। और फिर
दे दिया है दोस्तों, तर्क दे रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत विशेषण सुंदर, विशेष्य महिला के बाद विधेय क्रिया के साथ रहता है। तो यहाँ भी दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, ए भी सही है और उसका तर्क आर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नामक बोध क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं है और इसका तर्क दे रहा है संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती है और नामक बोध क्रियाएं संज्ञा या विशेषण के मेल से बनती है। तो ये यहाँ भी दोनों ऑप्शन दोस्तों सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और आर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भले ही किसी वाक्य में सार्थक शब्द हो परंतु यदि वे एक निश्चित क्रम में न हो तो उसे वाक्य नहीं कह सकते। तर्क दे रहा है दोस्तों कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। तो यहाँ भी दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और आर भी सही है। अगला देखेंगे। अगला दे दिया है ई ए आय अग्र स्वर है। इसका तर्क दे रहा है दोस्तों कि जिह्वा के पक्ष भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक बार और ध्यान देंगे कि ई आय अग्र स्वर है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ये तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी दिया है इसमें आर, जिह्वा के पक्ष भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, तो ये अग्र स्वर कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सही है और आर गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में देख लेंगे दोस्तों। स्थापना में आ ई ए आय उ ओ औ ह्रस्व स्वर है और इसका तर्क दे रहा है दोस्तों कि जब स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से दोगुना समय लगे तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा आपका डी। ये दोनों गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। दिया है स्थापना में कि ए व एकमात्र दंत्योष्ठ्य वर्ण है और इसका ऑप्शन दे रहा है, तर्क दे रहा है क्योंकि इसका उच्चारण दांत व होठों से होता है, होठों से। तो ये वह एकमात्र दंत्योष्ठ वर्ण है, ये भी सही है दोस्तों। और क्योंकि इसका उच्चारण दांत और होठों से होता है वह, तो ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69। स्थापना है कि टी वर्ग के व्यंजन स्पर्श संघर्षी होते हैं और इसका तर्क दे रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु स्पर्श के साथ साथ घर्षण करके मुंह से बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे इसमें हो जाएगा कि आर सही है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु स्पर्श के साथ घर्षण करके मुंह से बाहर निकलती है और टी वर्ग के व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों 69 का। अगला देखेंगे दोस्तों स्थापना में क्वेश्चन नंबर 77। किसी वर्ग के प्रथम व तृतीय वर्ग अल्पप्राण होते हैं और इसका तर्क दे रहा है कि घ ख घ झ और छ ढ और ढ अल्पप्राण वर्ण है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये सही है और आर गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सुमेलित करने वाला फिर से। तो इसमें अब हो जाएगा आपका दोस्तों एक तरफ वर्ण है और एक तरफ दिया है कि कौन सा वर्ण है। तो इसका दोस्तों हम लोग देखेंगे और मिलान करेंगे। 71। तो अल्प प्राण वर्ग में क ग ट और ड हो जाएगा। महाप्राण में हो जाएगा आपका ख घ ड और ठ और ड़ और उसके बाद ढ, उसके बाद
सी में हो जाएगा अघोष वर्ण है तो सी का हो जाएगा आपका ख च ट और ड ठ हो जाएगा। और फिर घोष जो वर्ण है दोस्तों तो घोष वर्ण में आपका हो जाएगा ग घ ङ ज और छ। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों 71 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सुमेलित करना है दोस्तों। इसको भी एक तरफ उपसर्ग है और एक तरफ उदाहरण है और इसको हम लोगों को हल करना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा जैसे एक तरफ उपसर्ग है निर तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका निर्वाह निरपराध। प्रति है दोस्तों तो प्रत्याहार प्रत्यक्ष। प्र है दोस्तों तो प्रख्यात प्रसाद और सम है दोस्तों तो इसका हो जाएगा आपका संसर्ग और संयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों 72 का ऑप्शन नंबर ये सही है। सॉरी दोस्तों ये देखिए ये समाप्त भी हो गया है इसके, तो लिखते लिखते समाप्त हो गया है। कल नया दूसरा लेके आएंगे, तब तक आज हम लोग इसी से काम चलाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। ये भी सुमेलित वाला है। इसमें एक तरफ क्रिया है और दूसरी तरफ उदाहरण है। तो मिलान करना है कि कौन सा उदाहरण किस क्रिया का है। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे संयुक्त जो क्रिया है यह रमन यहाँ से जा चुका है, ये इसका उदाहरण है। नामक बोध क्रिया ये उदाहरण है दोस्तों, यह जमीन दबंगों से हथियार ली। और फिर अगला दोस्तों है क्रियार्थक संज्ञा क्रिया। तो ये होगा इसमें धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और पूर्वकालिक क्रिया में हो जाएगा दोस्तों तुम्हें इस नदी को तैरकर पार करना है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है दोस्तों मम तो एक वचन होगा, प्राण बहुवचन होगा, दही स्त्रीलिंग हो जाएगा और धोबी पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दही स्त्रीलिंग, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ भी दिया है क्रिया दिया है और वहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से कौन सा क्रिया नहीं है यही मिलाना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका रवि नहा रहा है अकर्मक क्रिया है, ये सही है दोस्तों। और फिर दिया है अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है कि तुमने पतंग फाड़ दी सकर्मक क्रिया है दोस्तों, ये भी सही है। ओ कंठस्थ वर्ण है, ये भी सही है। और त मूर्धन्य वर्ण है, ये ऑप्शन नंबर गलत है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मूर्धन्य वर्ण नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें केवल सुमेलित निकालना है दोस्तों, इसके पिछले वाले में जो सुमेलित नहीं था उसको देखना था। तो देखेंगे दोस्तों इसमें लिखावट और आवट पढ़ते हैं। तो ये दोस्तों ये तो देखने से ही गलत लग रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। लिखावट आवट ये सुमेलित युग्म यही, सॉरी दोस्तों हम गलत बोल गए कि जैसे कि कौन सा सुमेलित वर्ग है। तो लिखावट में इसका प्रत्यय आवट होगा, तो ये सही है दोस्तों। बाकी जो नीचे कमल डरावना और भलाई ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों उच्च निम्न सम सुर के भेद, ये तीनों सुर के भेद है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा इसका। बाकी स्वर व्यंजन खंडित्री ध्वनि मध्य स्वर आ और समृद्ध स्वर ए ये सुमेलित नहीं है। तो इसका 77 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, और ये कूट वाला दोस्तों है। तो इसमें 2-3 ऑप्शन विकल्प सही होंगे, फिर नीचे कूट में हम लोग खोजेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सही है दोस्तों। फिर संयुक्त क्रिया के आवश्यक नहीं कि वह 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बने, ये भी सही है दोस्तों। और फिर अगला देखेंगे दोस्तों, नहीं दोस्तों ऑप्शन विकल्प नंबर जो 2 दिया है इसका 78 का कि संयुक्त क्रिया में आवश्यक नहीं कि वह 2 या 2 से अधिक धातुओं से मेल से बने हो, ये गलत है। विकल्प इसका 2 गलत है। इसका तीसरा देखेंगे दोस्तों, नाम बोधक क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं अलग अलग क्रियाएं हैं, तो ये सही है दोस्तों। और अगला देखेंगे प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ता स्वर कार्य न करके किसी अन्य उसे करने की प्रेरणा देता है, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1
3 और 4। अगला देखेंगे दोस्तों, वाक्य के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो दोस्तों ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा आपका अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। और संयुक्त वाक्य संयोजन अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। बाकी इसमें जो रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ये गलत है दोस्तों। और फिर ये ऑप्शन मिश्र वाक्यों में से एक मिश्र वाक्यों में से एक का अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सुमेलित वाला है और कूट वाला है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग मिलाएंगे। राहुल आ गया, ये दोस्तों विधिवाचक वाक्य हैं। और यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, तो ये संकेतवाचक है कि अगर वर्षा हुई है तो फसल अच्छी होगी। अगला इसका ऑप्शन देखेंगे, राहुल यहाँ बैठो, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है दोस्तों। और फिर ये रामू दिल्ली से आ गया, तो ये हो जाएगा आपका संदेहवाचक दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग ये सही होगा दोस्तों, 80 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें दिया है कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तथा पंचमी तत्पुरुष के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरणों का सही क्रम है। तो दोस्तों इसमें हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जनप्रिय, प्रेमातुर, युद्धाभ्यास और जन्मांध। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय समास के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका चंद्रशेखर, शीतोष्ण, सप्तऋषि और पुरुषोत्तम, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 82 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए कि एक तरफ कारक है और एक तरफ परसर्ग है और इसको सुमेलित करना है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों देखेंगे, कर्म कारक हो जाएगा को, कर्ण कारक से के द्वारा, संप्रदाय कारक के लिए, और फिर डी हो जाएगा अपदान कारक से अलग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका भी दोस्तों, 83 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे दोस्तों, सुमेलित करना है, एक तरफ संज्ञा है और एक तरफ उदाहरण है, कि कौन सा उदाहरण कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग देखेंगे। तो जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों मकान, नगर, जेबरा। भाववाचक हो जाएगा दोस्तों चतुर, वैर, प्रशंसा। और फिर द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएगा दोस्तों लकड़ी, उन द्रव्य है दोस्तों, द्रव नहीं है। तो द्रव्यवाचक में हो जाएगा लकड़ी, ऊन, प्लास्टिक। और फिर हो जाएगा दोस्तों समूहवाचक संज्ञा में समिति, संकुच। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, निम्नलिखित नीचे दिए गए कौन से उदाहरण संख्यावाचक विशेषण हैं। तो दोस्तों ये भी कूट वाला है। और इसमें दोस्तों 1 लीटर 3 किलो पानी और 11 दोहारा प्रत्येक 5-5 और थोड़ा आटा कुछ शहद। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा 1 लीटर 3 किलो और 11 दोहारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुमने हरिओम को अंधा व्यक्ति कहा, यह बुरी बात है, तुम्हें नहीं पता वह लड़का अच्छे स्वभाव का है। उपयुक्त में दिए गए विशेषण है। तो दोस्तों इसमें दिया है 4 ऑप्शन और हम लोग को कूट में निकालना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन अंधा, बुरी और फिर वह अच्छे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक व निजवाचक सर्वनामों से संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका आप, जो, कोई, खुद। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों। पुरुषवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक व निजवाचक सर्वनामों में संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम है आप, जो, कोई, खुद। और देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में सर्वनाम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य कथन पूछा है दोस्तों। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये ऑप्शन गलत असत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो ऑप्शन है वो सत्य है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
दोस्तों यहाँ सुमेलित पूछा है, तो इसमें से दोस्तों हम लोग मासिक निरोग परिणामवाचक विशेषण है और ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो हम लोग का पहला ही ऑप्शन जो मिल गया ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर है। बाकी जो है वो सुमेलित है। पहाड़ी दयालु गौवाचक विशेषण है, यह हुआ सर्वनामिक विशेषण है और पहला तीसरा संख्यावाचक विशेषण है। अगला देखेंगे दोस्तों, दिए गए उदाहरणों में संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये भी कुट वाला है, तो इसमें हम लोग देखेंगे शीला कमरे में गई और सो गई, ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों। और रवि आज घर गया था इसलिए वो आज अपना सारा गृह कार्य कर लिया, ये भी है। और रवि ने बताया जंगल में तेंदुआ घूम रहा है, ये भी ये नहीं है दोस्तों। और आज वर्षा हो रही है और रवि भी आ गया, ये भी संयुक्त वाक्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला देखेंगे प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं दोस्तों, ये भी कुट वाला है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका पिटवाना और गरमाना, ये दोनों प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखेंगे निम्न में कौन से युग्म सही है। तो दोस्तों यहाँ ये भी कुट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें रुंठित मण र, पार्श्विक कोण ल और फिर उत्क्षिप्त मण ढ, ये तीनों सही है दोस्तों। नासिक कोण ट ये गलत है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 92 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुमेलित कीजिए वाला है और इसमें एक तरफ परिभाषा दिया है, एक तरफ संबंधित शब्द दिया है कि कौन सा परिभाषा कौन सा शब्द है। जैसे तत्पुरुष, अधिकरण, पूर्वकालिक, बाकी सारे जातिवाचक और भाववाचक दिए हैं दोस्तों। आइए हम लोग सुमेलित करते हैं इसको। इसमें हो जाएगा दोस्तों, इस समास में पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, या विभक्ति युक्त समास होता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष, ये तत्पुरुष हो जाएगा। इस कारक का प्रयोग आधार के अर्थ में होता है, यह कारक क्रिया के होने का स्थान या समय बताता है। इसका प्रसर्ग में या पर होता है, प्रसर्ग में या पर होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अधिकरण है ये। इस संज्ञा से किस वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों भाववाचक का। अगला हो जाएगा पहले, यह क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है तथा इसके अंत में कर या करके जोड़ा जाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पूर्वकालिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। 93 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों एक बार अच्छे से देख लीजिए, 93 का हो जाएगा आज ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ये भी क्वेश्चन मिलान वाला है दोस्तों, तो देखते हैं इसको। इसमें एक तरफ उदाहरण दिया है और एक तरफ वाक्य संबंधी अर्थभेद दिए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 94 को हम लोग देखेंगे, रवि इसी पार्क में खेली। तो ये दोस्तों हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। और फिर अगला देखेंगे, वह शादीशुदा है भी या नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों संदेशवाचक वाक्य है ये। और फिर अगला देखेंगे, आपका जीवन सफल हो। तो ये हो जाएगा दोस्तों इच्छा वाचक वाक्य है। और फिर वाह हम तो मैच जीत गए। तो ये विस्मयवाचक है दोस्तों, विस्मयवाचक वाक्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 94 का ऑप्शन नंबर है। अगला देखते हैं 95, ये भी सुमेलित वाला है दोस्तों। तो इसमें दिया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें दोस्तों सुमेलित नहीं करना है, इसमें दिया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बाकी 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, राजा की पत्नी आज बीमार है, संबोधन कारक। तो ये ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। बाकी जो ऑप्शन है, राजा नदी छत पर है, अधिकरण कारक, वह व्यक्ति कार से टकरा गया, कारण कारक, और सूरदास जन्म से अंधे थे, अपदान कारक। तो ये सुमेलित है, बाकी ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। और फिर अगला देखते हैं दोस्तों, गद्यांश है। इसमें 96 से 100 तक क्वेश्चन है, जिनका उत्तर गद्यांश को पढ़ के
देना है। तो आइए हम लोग एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। गद्यांश है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि का लोप होता है। अ के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। अतः मनोहर शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। म, अ, न, ओ, ह, अ, र प्लस अ। व्यंजन वह ध्वनि है जिसका स्वर के बिना अस्तित्व न के बराबर होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। आगे देखेंगे दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कंठ, क वर्ग के जो वर्ण आते हैं, फिर तालु, च वर्ग के जो वर्ग आते हैं, और मूर्धा में ट वर्ग के जो आते हैं, और दंत में त वर्ग के जितने आते हैं, और तथा ओष्ठ प वर्ग में प फ व म स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटे होते हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के आसपास में संपर्क में लाने से होता है, परंतु किसी भी रूप में पूर्णतः स्पर्श नहीं होते हैं। अपनी रस विशेषता के कारण इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं: या, र, ल तथा व। उस व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख्य अवयवों में रगड़ या घर्षण के कारण गर्म वायु उत्पन्न होती है। इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या में 4 होते हैं: श, स, श और ह। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला है 96 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से नहीं होता है, ये गलत है दोस्तों। और अगला देखते हैं, प्रत्येक व्यंजन में ई की ध्वनि का लोप होता है, दोस्तों ये भी गलत है। अ के बिना स्वरों व्यंजनों का उच्चारण असंभव है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। तो फिर यहाँ ऑप्शन नंबर हम लोग 3 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर फिर 4 गलत है, व्यंजन का अपना स्वयं का अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और फिर हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 52 होती है। अगला ऑप्शन है, व्यंजन वह ध्वनि है जिसका स्वर के बिना अस्तित्व न के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है दोस्तों, तो फिर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब दोस्तों दो जो 96 और 97 हम लोग क्वेश्चन किए, उसमें सत्य वाला पंक्ति छाटना था, और हम लोग यहाँ असत्य वाला पंक्ति छाटेंगे। इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं दोस्तों। व्यंजनों का वर्गीकरण स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म के आधार पर किया जाता है, ये सत्य है दोस्तों। अगला देखेंगे, स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, ये भी सत्य है दोस्तों। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के आपस में संपर्क से होता है, तो ये ऑप्शन सत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। बाकी स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ये सत्य है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। सॉरी दोस्तों, फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और फिर चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के आपस में संपर्क लाने से होता है, ये सत्य है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है, ये भी दोस्तों सही है। यह अलावा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ये भी दोस्तों सही है। और अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, उसमें व्यंजनों की संख्या 5 होती है, तो ये असत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 99 का ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज। इसमें दिया है दोस्तों कि शाह उसमें व्यंजन है, तो इसमें दोस्तों क्योंकि, तो दोस्तों इसके उदाहरण अब ऑप्शन देखते हैं। इसमें इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के स्पर्श से होता है। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। और फिर दिया है, इनका उच्चारण करते समय मुख अवयवों में रगड़ या घर्षण के कारण गर्म वायु उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन ये
होगा दोस्तों कि इनका उच्चारण करते समय मुख अवयव और रगड़ या घर्षण के कारण गर्म वायु उत्पन्न होती है। ये स्वरों की सहायता से बोलते हैं, ये सही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आज की क्लास हम लोग की कंप्लीट हुई 100 क्वेश्चन की। दोस्तों इससे इतना ही क्वेश्चन है, हालांकि इसी का वो पहला पार्ट था जो हम लोग पहला क्लास लिए थे, हिंदी भाषा से ही संबंधित था और ये भी उसी का टॉपिक था। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी भाषा और उसका विकास से लगभग पहली क्लास में हम लोग 130 क्वेश्चन किए और इसमें 100 क्वेश्चन, तो लगभग 230 क्वेश्चन हो गया दोस्तों एक टॉपिक से। अगर दोस्तों हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन अगर प्रत्येक टॉपिक से 230 250 करीब करते हैं तो 10 इकाई है तो सब मिला के लगभग 2500 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जो एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा हम लोगों के पास एग्ज़ाम से पहले, अगर इतना हम लोग तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और कुछ और भी समस्या हो जैसे आवाज़ क्लियर ना आने में, चाहे और भी कोई समस्या, तो दोस्तों मैसेज में आप लोग ज़रूर मैसेज करें। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी कहा था, इसमें भी बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप लोग मैसेज में लिख दें और व्हाट्सएप नंबर लिख दें, ताकि हम लोग आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दिए PDF इस पेपर का। और दोस्तों ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम लोग यही संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों जाते जाते कहेंगे कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और भी दोस्त आपके हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो भी लोग देखें और लाभान्वित हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।